दोस्तों नमस्कार। नए साल का राम राम आपको। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए नई नौकरी लेके आए। और आज हमने जो तैयार किया है वो किया है रीट लेवल सेकंड का सामाजिक अध्ययन। आप देख रहे हैं यहाँ पर रीट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन। इसमें हमने जो ये टॉपिक है, आप यहाँ पर सिलेबस देखिए। मैं ये देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि कई जो विद्यार्थी हैं वो क्या अभी तक तो उनको सिलेबस की बहुत अच्छी समझ नहीं है कि क्या तो आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे प्रश्न आएंगे, प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए शायद ये दिख रहा होगा आपको। इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं। ये तो रीट लेवल में सामाजिक अध्ययन में ये कुछ टॉपिक हैं, 10-12 टॉपिक है इसमें। उसमें पहला है भारतीय सभ्यता और संस्कृति एवं समाज। दूसरा है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। तो ये इतिहास के टॉपिक है, मध्यकाल और आधुनिक काल है। ये 3 टॉपिक तो इतिहास से लिए गए हैं। उसके बाद में इसमें भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, सरकार एवं गठन एवं कार्य, दो जो टॉपिक है ये लिए हैं पॉलिटिकल साइंस से, यानी कि राजनीतिक विज्ञान से। ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है वह है भूगोल से। भूगोल में पर्यावरण से लिया है, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण। तो आज हम जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो करेंगे पृथ्वी और हमारा पर्यावरण। इसमें लगभग जो टॉपिक दे रखे हैं सौरमंडल, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब एवं पवने, चक्रवात प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी भूकंप, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पर्यावरण समस्याएं एवं समाधान। तो लगभग ये 10-12 टॉपिक है और प्रत्येक इस टॉपिक में से हमने 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो साथियों आज ये जो टॉपिक करेंगे अपन इसमें, तो लगभग इस पूरे सेशन में लगभग 76 एक सेशन में पर्सन है। टोटल तो लगभग 100 के ऊपर है, पर आज इतना नहीं हो पाएगा, इसको 2 पार्ट में बनाएंगे हम। तो आज जितना हो पाएगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 4-5 क्वेश्चन और आपके तैयार होंगे, ऐसा हमने प्रयास किया है। और इसमें हमने चित्रों के साथ इस चीजों को इंक्लूड किया है। और भूगोल में आपकी अच्छी समझ विकसित हो इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप देखिए। उसके अलावा उसके बाद में भारत का भूगोल एवं संसाधन है, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन है। अ, तो ये 3 टॉपिक फिर भूगोल के हैं इसमें। उसके बाद में राजस्थान का टॉपिक है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है। उसके बाद में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, 2 टॉपिक उनके हैं। तो इस प्रकार ये टॉपिक है। तो ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये है आपका रीट लेवल सेकंड का 6 से 12 तक सामाजिक अध्ययन। ठीक है। तो साथियों सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है आपका सौरमंडल से। तो सौर मंडल की सभी को जानकारी है। और जल्दी से आप अपना आंसर इसमें दीजिए। क्या है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये क्लास 6 जो कि, क्योंकि आप जो टीचर बनेंगे वो 6 से 8 तक पढ़ाएंगे, तो 6 से 8 तक की जो बुक्स है उन्हीं का आप बेसिक रूप से अध्ययन करें और उन्हीं के हिसाब से ये आंसर दीजिए। तो सबसे जो बड़ा ग्रह है कौन सा है? तो इसमें जो आंसर है आपका वो हो जाएगा बृहस्पति। उसके बाद में इसमें आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। और यहां पर देखिए एक बार, सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थित है? तो देखो सौरमंडल के केंद्र में आपका सूर्य स्थित है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर चित्र देखिए आप गौर से कि ये हमारा सूर्य है और ये अलग अलग ग्रहों की कक्षाएं हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे चित्र के द्वारा कि जो सबसे पास में है बुध ग्रह है। ठीक है। शुक्र, हमारी पृथ्वी और फिर मंगल, ये 4 ग्रह हैं। उसके बाद में उसके बाद में इसमें आएगी क्षुद्र ग्रह की पेटी। क्या आएगी इसमें? क्षुद्र ग्रह की पेटी, यानी छोटे 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 छोटे
काफी एस्टेरॉइड हैं वो है, उसके बाद में ये, और उसके बाद में फिर इसमें कक्षाएं हैं अलग अलग ग्रहों की, ये, ठीक है। तो उसके बाद में ये हो गया। तो यहां पर बुध हो गया था, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद में जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति है, फिर उसके बाद में है शनि है, और उसके बाद में नेपच्यून है जिसको अरुण और वरुण। इस प्रकार हमारे टोटल जो ग्रह हैं वह है 8 ग्रह। पहले ये 9 थे, तो उसमें से अपन ने प्लेटो को हटा दिया, अब ग्रह रह गए हैं वो है 8 ग्रह, ठीक है। तो बात हो रही है सौर मंडल में केंद्र में कौन सा स्थित है, तो सौर मंडल के केंद्र में क्या है आपका, सूर्य है। क्या है ये, सूर्य, ठीक है। तो आप इस प्रकार अगर आप समझ के अपन क्वेश्चनों को करेंगे तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए, चित्र है यहाँ पर, एक मिनट, ये चित्र है, इसमें क्या है कि आपके जो गतियां हैं इसकी ये पूरी दिखाई गई है यहाँ पर। ये देखिए आप, बहुत अच्छे समझने के लिए है। तो आप इनको देख लीजिए एक बार, इससे देखने से फायदा होगा कि पिछले लगभग 6-7 क्वेश्चन और आएंगे आपके, तो उनको समझने में फिर आप आंसर देने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप एक बार इस जो चित्र है इसको आप ध्यान से देखिए। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा स्पष्ट दिखे ये। अब आप यहाँ पे देखिए कि देखो सबसे पहले सूर्य है, सूर्य के बाद में है मरकरी, मरकरी को कहते हैं बुध, फिर उसके बाद में वीनस, वीनस को कहते हैं शुक्र, और फिर है आपकी पृथ्वी जिसको नीला ग्रह कहते हैं, फिर है लाल ग्रह यानी कि मंगल, उसके बाद में जुपिटर जो सबसे ज्यादा क्या है, बड़ा है, जुपिटर सबसे ज्यादा बड़ा है। इसको ध्यान से देखिए, फिर आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो सौर मंडल से संबंधित 10% पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है सूर्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। ये आपका बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, और ये मंगल है। साथियों जो ये 4 ग्रह हैं इनको बोलते हैं BSPM, यानी ये है आपके आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो इसके बीच में यानी मंगल और जो आपका बृहस्पति उसके बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जिनको एस्ट्रॉइड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह की पेटी है। क्या है यहाँ पर, क्षुद्र ग्रह की पेटी, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हो गया आपका, वह है आपका बृहस्पति, ठीक है। और ये हो गए शनि, शनि का मतलब है जो धीरे धीरे चलते हैं, सने सने चलते हैं, इनका नाम है ग्रह शनि, ठीक है। और इनका जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, ठीक है। और ये है आपके अरुण जिनको यूरेनस बोलते हैं, और नेपच्यून को वरुण बोलते हैं, और ये है प्लेटो जो अब नहीं रहे, अब नहीं रहे। तो आपके 4 ग्रह तो ये हैं, ठीक है। तो BSAV, ठीक है। तो ये हो गया आपके बाह्य ग्रह। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो सूर्य, सूर्य के सबसे जो नजदीकतम जो ग्रह है वह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है, ये सबसे छोटा है, सबसे समीप है, और यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई वायुमंडल नहीं है और कोई भी इसका उपग्रह
नहीं है। ये बार बार पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में रखना है। जो शुक्र जो ग्रह है, तो शुक्र जो ग्रह है वह है चमकीला ग्रह है। कौन सा ग्रह है? चमकीला। इसको अपन पृथ्वी की बहिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहिन, यानी कि सिस्टर ऑफ अर्थ। और इसको, इसके अलावा इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? चमकीला है। और इसकी खास बात यह है कि ये उल्टी दिशा में घूमता है। जैसे और ग्रह पश्चिम से पूर्व, तो ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है। ये भी आपको घूर्णन क्या, सॉरी, परिक्रमा करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर आ गया आपका नीला ग्रह। अभी और जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ये नीला ग्रह है। आपको पता ही है, इस पे वायुमंडल बहुत सही तरीके से पाया जाता है। तो जीवन एकमात्र ये ग्रह है जहां पर बहुत अच्छे से पाया जाता है। पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसको नीला ग्रह बोलते हैं अपन। लाल ग्रह, आयरन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसको लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मार्स बोलते हैं इसको। ठीक है। जुपिटर ये बड़ा ग्रह है। ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन की तौर। पृथ्वी में सबसे अधिक निकट का ग्रह, ठीक है, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए साथियों, अभी आपको बताया था मैंने, पृथ्वी में सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकट ग्रह आपने देखा है। अब यहां पर क्या है कि बुध नहीं है। यहां पर क्या नहीं है? बुध नहीं। तो उसके बाद कौन सा है? तो उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका जो बचा है उसमें हो जाएगा शुक्र। ठीक है। यदि बुध होता तो आंसर क्या होता? पहले बुध। पृथ्वी, सॉरी सॉरी, हाँ, यह पृथ्वी से पूछा है। ठीक है, किससे पूछा है? पृथ्वी से। तो पृथ्वी के निकट भी शुक्र है। बुध तब होता जब सूर्य होता, यहाँ पर, सॉरी, अगर यहाँ पर सूर्य होता तो क्या होता? बुध होता। तो बुध के बाद में है शुक्र, और शुक्र के बाद में क्या है? पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में है आपका मंगल। ठीक है। तो एक बार इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए। सौर मंडल का सबसे जो छोटा ग्रह है वह है बुध। कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है। यहां पे आप उस मैप को फिर देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा आपके यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है। एक मिनट। ये देखिए आप यहाँ पर, सबसे छोटा ग्रह है आपका वह है बुध। ठीक है। उसके बाद में वेनस यानी शुक्र, अर्थ, और ये है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, एक तो होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभ के संलयन। एक तो है नाभ के विखंडन और एक होता है नाभ के संलयन, यानी कि परमाणु संलयन। तो इसका आंसर होएगा आपका सी। क्या होगा आंसर? सी। ठीक है। अब इसमें है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है? तो यहाँ पे जो दूरी है, यहाँ देख लीजिए आप इसको,
जो आपकी पृथ्वी और सूर्य की जो जो कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार है, तो यहाँ पे 14.70 और 15.20 करोड़ दूरी पर रहती है, पर ये पूछा है औसत, तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 15 करोड़। कितना हो जाएगा आंसर? 15 करोड़। देख लीजिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके हल होंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन कैसे हल होंगे ये देख लीजिए आप एक बार, कि यहाँ पर एक तो है पृथ्वी के पास में और ये पृथ्वी के दूर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अपसोर और ये हो गया आपका उपसोर। साथियों एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अपन उपसोर ऐसे लिखते हैं, सॉरी हाँ उपसोर उप 3 की तरह लिखते हैं, तो ये आता है 3 जनवरी को। ठीक है, यानी आज जो हम बात कर रहे हैं आज 3 जनवरी है, यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट आज सूर्य है। आज जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे निकट है 3 जनवरी को। ठीक है, और 4 जुलाई को ये होता है अफसोर, 15.20 करोड़ और यह 14.70 करोड़। एक तो ये बात है। ठीक है, इसमें और एक है पैरोजी एपोजी, यानी जो आपकी पृथ्वी है इससे जो चंद्रमा जब पास होता है तब तो पैरोजी, और दूर होता है तो एपोजी, यानी उपभू और अपभू। और उपभू हम जब ज्वार भाटा पढ़ते हैं तब ये चीज पढ़ते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट रहता है तो बड़ा ज्वार भाटा आता है, बड़ा ज्वार आता है, और जब दूर रहता है तो निम्न ज्वार आता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो क्या देखा था साथियों आपने, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? ठीक है, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है, यानी ये शनि है तो इसके तरफ क्या है, चारों तरफ एक 15 किलोमीटर का क्या है रिंग पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? रिंग पाई जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वलय। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? अभी बताया था आपको, जल्दी आंसर बताइए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो यह है आपका मंगल ग्रह। कौन सा है? मंगल ग्रह को अपन क्या कहते हैं? लाल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह को बोलते हैं अपन लाल ग्रह। ठीक है, हम इसमें बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो शनि है इसके ये वलय है, ये 15 किलोमीटर चौड़ी है, और उसके अलावा किसके है दूसरी बार वलय है? ये है आपके अरुण के, यानी यूरेनस के। दो ग्रहों के बहुत बड़ी वलय पाई जाती है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वह है सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे भारी जो परत है उसको क्या कहते हैं? ये देखिए आप, पर्सन क्रोमोस्फियर, कोरोना कोर या फोटोस्फियर, बताइए क्या कहते हैं इसको? क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिए आप। सूर्य की बात हो रही है कि सूर्य की जो ऊपर की जो परत है, बाहरी जो परत है उसको क्या कहते हैं? बताइए। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। इसको यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ताकि आपका और भी क्वेश्चन अगर सूर्य से संबंधित आए तो वो गलत नहीं हो। ये चित्र आपको दिख रहा होगा आपको, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं अपन। स्ट्रक्चर ऑफ द सन, तो देखिए जो 1 नंबर पे है वो तो है कोर। 1 नंबर पे है वो क्या है यहाँ पर?
कोर, ये दिख रहा है आपको, ये है आपका कोर। ठीक है। 2 नंबर पर रेडिएशन जोन है, जो ये यहाँ पे है। कन्वेक्शन जोन 3 नंबर पे है। फोटोस्फीयर 4 नंबर पे है। और क्रोमोस्फेयर ये है आपके 5 नंबर पे है। ठीक है। और 6 नंबर पे है, ये है बाह्य परत, ये है आपका कोरोना। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन आपका। क्रोमोस्फेयर से भी पूछा जा सकता है, कोर के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। रेडिएशन जोन के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें आप एक बार खुद अपने फोन में देख सकते हैं। ठीक है। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? उसके बाद में अपन चलते हैं, एक नीचे एक क्वेश्चन और रह गया शायद इसमें। नीचे जो प्रश्न है, देखो ये इसका तो कोरोना हो ही गया, आपको पता है। ये भारी परत और बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा, तो ये है आपका सबसे बड़ा जो चंद्रमा है, वो है इसमें गैनीमेड। इसमें जो सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो क्या है साथियों? ये है गैनीमेड। ठीक है। यानी जो चंद्रमा है आपका, उसके जो चक्कर लगाता है, ठीक है, और सबसे बड़ा चंद्रमा उसको बोलते हैं गैनीमेड। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अब आगे अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न। ठीक है। भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है? भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है बताइए साथियों। ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका भूमध्य रेखा है। ये जो भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर खींची गई पश्चिम से पूर्व की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा की, तो इसमें क्या आ जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश। क्या आ जाएगा इस पे? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है। कई जो स्टूडेंट है उनको अक्षांश और देशांतर का बहुत ही कम नॉलेज है। बेसिक कई स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, फिर कोचिंगों में भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। तो इसके लिए हमने एक विशेष वीडियो बनाया है, जो आपको दिशा द स्टडी ग्रुप पर है। वो बहुत ही डिटेल में वीडियो है, मतलब तो उसमें अक्षांश, देशांतर और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, भारतीय मानक समय है, और भी बहुत सारी बारीक अच्छी जानकारियां अक्षांश और देशांतर के बारे में। मतलब आपका मानक समय है, समय कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ताप कटिबंध क्या है, वो सब है। तो आप उसमें आप जाकर उसमें देख सकते हैं, विस्तार से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है प्रधान देशांतर रेखा यानी प्राइम मेरिडियन किसे कहा जाता है? बताइए। प्राइम मेरिडियन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो प्राइम मेरिडियन है वो ये रेखा है, जो आपके इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? ग्रीनविच शहर से गुजर रही है, जो सॉरी, ग्लोब को 2 भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। यह है प्रधान देशांतर रेखा। यहाँ पर एक बार इसको मैप में आप देख लीजिए। मैप में एक बार देख लीजिए यहाँ पर। ये मैप दिख रहा है आपको? देखिए साथियों, यहाँ पर ये विश्व का मानचित्र है और इसमें दो जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काट रही है। तो ये तो है आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है। जो यहाँ पे इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजर रही है।
ठीक है। दूसरी है आपकी, यह 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री है। यह है आपकी भूमध्य रेखा, जिसको अपन इक्वेटर बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है। तो जो भूमध्य जो रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध ग्लोब को और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इससे ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध होगा और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध होगा। और ये जो रेखा है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन, वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दो भागों में विश्व को बांटता है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। पृथ्वी का अधिकतम अक्षांश कितने होते हैं? पृथ्वी पर अधिकतम अक्षांश कितने होते हैं? ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर आप, ये आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो यहाँ से ऊपर जो जाएंगे आप, ये समानांतर जो खींचे गए हैं, ये अक्षांश है, यहाँ पे 90 है। ये ठीक है साथियों। तो अब आप बताइए कि कितने अक्षांश हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें टोटल नहीं, अधिकतम ये पूछा है कि एक साइड, मतलब कि जैसे एक गोलार्ध में, तो ये है इसका है आंसर, ये आएगा इसमें बी, 90। ठीक है। अधिकतम जो अक्षांश है वो 0 से लेके 90 तक हो सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये तो है उत्तरी गोलार्ध और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। लिखने में थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी। तो ये 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 90। अधिकतम अक्षांश होते हैं 90। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो यहाँ आप जैसा मैप देख रहे हैं, पहले आप बता दीजिए थोड़ा सा, आपको जिन लोगों का आइडिया हो मन में सोच के रखिए। ठीक है। तो इसमें जो आंसर है आपका, वो हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। आज हमने लाइव करने की कोशिश की थी, परंतु वो 6-7 मिनट ही वीडियो चला और अच्छे से लाइव नहीं हो पाया। तो हमने इसका वीडियो रिकॉर्ड करके अब आपको डाल देंगे। तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में दीजिए आपको कैसे लगी क्लास ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है 82.82 पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। समझ में आया आपके? यहाँ आप इस मैप को देख सकते हैं, यहाँ इस मैप को आप यहाँ पर देख सकते हैं। कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, यहाँ पर ये जो डैश 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 हो रहा है, यहाँ पर मानक यामोंतर लिख रखा है 82.82 डिग्री। ठीक है। दिख रहा है आपको? यहाँ पर ये जो लाइन है वो कर्क रेखा है। ठीक है। ये जो लाइन देख रहे हैं वो कर्क रेखा कर, ये जो लाइन देख रहे हैं ये
कोई लाइन नहीं है, ये यहाँ पर आपके भारत का लंबाई और चौड़ाई विस्तार बता रखा है। तो उत्तर से दक्षिण तो है 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से जो पश्चिम है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की तरफ पश्चिम से पूर्व जो देशांतरों की बात करें तो लगभग ये है आपके 30 देशांतर का। कितने देशांतर? 30 देशांतर। और यहाँ पे 82.5 डिग्री पर ये मानक अक्षांश है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। किस अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है? बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा आपके हार्ड नहीं आएंगे, आपको सिलेबस थोड़ा कंप्लीट करना है। हार्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको 6 से और 8 तक पढ़ाना है, और 6 से 8 तक जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें भी आपकी जो किताबें हैं 6 से 8 तक की, उनको सभी को पढ़ना चाहिए, उनको समझना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है। तो ये अक्षांश है आपका। तो 0 डिग्री पे तो है आपका भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर पे क्या है आपका? कर्क है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में है, ये है आपका मकर, और ये है आपकी भूमध्य रेखा। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका भी इसी मैप में आंसर है। किस अक्षांश पर मकर रेखा होगी? तो ये होगी आपकी, बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 23.5 दक्षिण में तो क्या हो जाएगी आपकी? मकर हो जाएगी, मकर रेखा। और नॉर्थ में कर्क रेखा हो जाएगी आपकी। तो ये तो कर्क रेखा हो गई, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। समझ में आ रहा है आप सभी को? कमेंट बॉक्स में बताइए। जो रीट के जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, वो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और हम, अगर आप हमको मोटिवेशन देंगे तो हम आप अच्छे से और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, थोड़ी और मेहनत करेंगे। तो साथियों, इसमें भी हमने एक मैप दिया है, जिसको आप देखिए एक बार। यहाँ पे है, ये देखिए आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में ये आसानी रहे। और इससे संबंधित एक जरूर क्वेश्चन आएगा, ये आप मेरी बात को ध्यान में रखिए। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। ये, तो ये जो बीचों बीच है, ये है विषुवत रेखा। इसको अपन कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जो भाग है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। आपके ये जलवायु कटिबंध भी है, जो आगे के टॉपिक में आएंगे। तो विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर, फिर 23.5 डिग्री उत्तर में, यानी यहाँ से जो ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी है, और यहाँ से नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी है। तो ये तो है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। उसके बाद में 66.5 डिग्री, यानी ये उत्तरी शीत कटिबंध है, और ये दक्षिणी ध्रुववर्त है। ठीक है। इनको, इसको आर्कटिक व्रत बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं, जो 66.5 डिग्री पर है। ठीक है। दक्षिणी ध्रुववर्त भी बोलते हैं, उत्तरी ध्रुववर्त भी बोल देते हैं। ठीक है। उत्तरी ध्रुववर्त। अब इनके जो अंदर में है, ये मकर रेखा से और दक्षिणी ध्रुववर्त है, इसके बीच में है शीतोष्ण कटिबंध। और ये है, ये भी शीतोष्ण कटिबंध, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, ये दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध है। और ये है आपका ध्रुव से लेकर, उत्तरी ध्रुव से लेकर ये शीत कटिबंध। तो आपको अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा है वो उत्तर में 23.5 डिग्री पे है, और जो मकर रेखा है वो दक्षिण में 23.5 डिग्री पे है आपको। और जो आर्कटिक व्रत है वो 66.5 पे, अंटार्कटिक व्रत है वो 66.5 पे, जिसको उपध्रुवीय व्रत भी कहते हैं। अब है, अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाती है? बिल्कुल, अक्षांश रेखाएं कई बार बताइए मैंने यहाँ पर, लंबवत स्थिति दर्शाती है, क्षैतिज स्थिति, समय या जलवायु, बताइए किसको दर्शाती है? अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाती है बताइए। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों देख लीजिए आप। आरटी व्रत अभी बताया था मैंने आपको। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी।
जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वेरी गुड, दोनों का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप कि ये आपका ग्लोब है, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्षैतिजीय यानी कि ये स्थिति दर्शाती हैं। और यदि यही क्वेश्चन यहाँ पे होता देशांतर रेखाएं, क्या होता देशांतर रेखाएं, तो हम कहते हैं कि ये आपकी लंबवत स्थिति को दर्शाती। ये है आपकी देशांतर रेखाएं और ये है आपकी अक्षांश रेखाएं। अगर मान लीजिए आपसे परिभाषा पूछते हैं कि जो भूमध्य रेखा की समानांतर या कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उत्तर से दक्षिण, उनको अपन देशांतर रेखाएं कहते हैं। आरटी व्रत अभी बताया था आपको, आरटी व्रत देखो यहीं पे है मैप। ये आरटी व्रत हो जाएगा आपको 66.5 डिग्री, ठीक है। ये तो 0 डिग्री हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, और ये है 66 डिग्री, 66.5 डिग्री, तो इसकी बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये 66.5, ठीक है ये, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। ग्रीनविच रेखा के दूसरी ओर 180 देशांतर को क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ग्रीनविच रेखा के दूसरी ओर 180 देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए आप। देखो 80, ठीक है बहुत बढ़िया। ग्रीनविच रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर के दूसरी ओर जो 180 देशांतर है, तो यहाँ पे हमने एक चित्र दिया है। वैसे इसको कहते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये आप ध्यान रखना। 100 जो 80 डिग्री देशांतर है उसको क्या कहते हैं अपन, ये जो प्रधान देशांतर है इसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। कर्क रेखा की बात करें तो साढ़े उत्तरी अक्षांश कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और ये है 0 डिग्री अक्षांश। ये तो आपको पता ही हो गया। अब बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है यहाँ पर, तो ये है ग्रीनविच रेखा और इसके जस्ट विपरीत की पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ग्रीनविच रेखा, ये 0, और 0 के जस्ट विपरीत दिशा में ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये 180 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में फैली होती है? अक्षांश रेखाएं किस दिशा में फैली हुई होती है? तो जो अक्षांश जो रेखाएं हैं वो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम मान लो, या पश्चिम से पूर्व मान लो, इस दिशा में आपको फैली हुई मिलती है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। तो इसमें देखो कई सारे चीजें समझ में आ रही है आपको, और एक क्वेश्चन के साथ में आपको और भी जो आसपास के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपको दोबारा अगर आपको चीजें समझ में आती है तो फिर वो गलत नहीं होगी। रटने वाली चीज गलत हो जाती है, हो सकता है रटने वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट न हो, परंतु अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वो आप आसपास के क्वेश्चन भी आप जरूर हल कर देंगे, ठीक है। अब है पृथ्वी अपने धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है आपको। तो पृथ्वी की जो गतियां की बात हो रही है यहाँ पर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है घूर्णन, क्या होती है? घूर्णन। और एक होती है परिक्रमण यानी परिक्रमा, परिक्रमा, ठीक है। और एक होता है परिभ्रमण,
इसको परिभ्रमण भी कहते हैं, इसलिए ये कई बार परिभ्रमण और परिक्रमण, इसमें आपको अंतर समझ में आना चाहिए। तो ये है क्या है, कक्षा, जहां पर सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, किसके, सूर्य के। तो ये जो कक्षा है, ये है दीर्घवृत्ताकार। वर्ताकार तो गोल होता है, और ये क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है। अब दो गति होगी, एक तो गति ये होगी कि ये पृथ्वी है आपकी, और ये इसका अक्ष है, और ये ऐसे गति कर रही है, यानी कि गति जो करती है पृथ्वी, वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, यानी ये अक्ष है आपका, और इस पे ये गति कर रही है, तो इसको तो बोलेंगे अपन घूर्णन। क्या बोलते हैं इसको, घूर्णन। और ये घूर्णन करते करते ये अगर सूर्य के भी चक्कर लगा रही है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, क्या बोलते हैं इसको, परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब है परिक्रमा लगाना। क्या कहते हैं इसको, परिक्रमा लगाना। ठीक है। ये हो गया आपका परिक्रमा। और ये है परिभ्रमण, जो अपनी जगह पर घूमता रहता है वो परिभ्रमण है, और जो घूम के चक्कर लगा रहता है उसको परिक्रमा या परिक्रमण कहते हैं। तो बात ये कि ये कितने समय में लगाती है, तो अपनी धुरी पर तो लगाएगी वो 24 घंटे में। कितने घंटे में, 24 घंटे में। और घूर्णन जो गति का कारण क्या है, तो 24 घंटे, यहां तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे हो जाएगा आंसर यहां पर, यानी कि ये 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड की अवधि है एग्जैक्ट, तो इसकी 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। परंतु इसको अपन राउंड फिगर में 24 घंटे ही लिखते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या बनता है, तो देखो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जैसे ये घूर्णन कर रही है, और यहाँ पर है सूर्य भगवान, जिनको अपन भगवान मानते हैं, भूगोल में एक तारा मानते हैं। तो इस तारे का जो प्रकाश है ये इस पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है दिन। क्या हो रहा है यहाँ पर, दिन। और इस साइड में क्या है, बैक साइड में क्या है, रात। तो इससे क्या हो रहा है, दिन और रात हो रहा है। अगर यहाँ पर ये लिख दे कि दिन और रात की अवधि, तो वो घूर्णन से नहीं होगी, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। केवल वो दिन और रात जो होते हैं वो घूर्णन से होते हैं, यानी कि परिभ्रमण से होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बहुत सीधे क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो फिर क्या है कि वो आपको ध्यान में नहीं रहते हैं। ठीक है। अब कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक इसकी कक्षा के बारे में बताया था मैंने, दीर्घवृत्ताकार है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ये है। तो इसका तो आपको आंसर समझ में आ गया। दिन और रात वाला तो ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, उधर ये है, सूर्य है, यहाँ पर क्या है, ये सूर्य है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि आपको बाद में भी चीजें ध्यान रहे। ये सूर्य है, और ये आपका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये अक्ष है। ये जितने अक्ष पे झुकी है वो है 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रदीप्त, यानी ये तो है आपका दिन, और ये है आपका रात। ये डार्क है, ठीक है, अंधेरा है यहाँ पर। तो ये घूर्णन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, यहाँ पर घूर्णन के कारण हो रहा है, और घूर्णन को ही परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, घूर्णन को क्या कहते हैं,
भ्रमण कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। अब यहां पर एक चीज और है। इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो, इसमें से कम आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्या 5 ही बनते हैं क्वेश्चन। इसलिए इसको थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखो। तो देखो इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा शायद इसमें कि पहला है पृथ्वी गतियां परिभ्रमण गति, इंग्लिश में लिख रहा है रोटेशन। इंग्लिश में क्या लिख रखा है, रोटेशन, और इसका मतलब होता है रिवोल्यूशन। ये जो आपका है परिक्रमण, इसको बोलते हैं परिक्रमण है, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, और इसको बोलते हैं परिभ्रमण को रोटेशन, और इसको बोलते हैं घूर्णन। तो जो घूर्णन है वो उसकी अवधि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। परिभ्रमण यानी घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं, ये क्वेश्चन अभी आया ही था। मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है, मतलब कि इसमें ध्यान रखना, ऋतु का परिवर्तन अलग है। ऋतु का जो परिवर्तन होगा वो परिक्रमण से होगा। ये सिर्फ मौसम की बात कर रहा है जो कम समय के लिए होते हैं, जैसे रात होते ही ठंड हो जाती है, दिन होते ही धूप हो जाती है, ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, ये है बात। पृथ्वी का जो झुकाव है उससे ऋतु का निर्माण होता है और दिन रात का भी निर्माण होता है। ऋतु का निर्माण पृथ्वी के झुकाव की बात है ये, ठीक है, न कि उसकी है। अब परिक्रमा यानी रिवोल्यूशन की बात करते हैं। यह 356 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। इसको भी आप लिख सकते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दे, वैसे ऐसे क्वेश्चन देने नहीं चाहिए, परंतु फिर भी अगर दे दे तो आपको पता होना चाहिए। सूर्य की जो परिक्रमा है, देखो क्वेश्चन यहाँ से प्रत्येक लाइन में बनेगा, इससे ये पूछ लिया आपसे इस समय। परिक्रमा काल ये है दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार का मतलब ये यानी गोल नहीं है, कैसा है, दीर्घवृत्त में है। पृथ्वी के अंडाकार मार्ग की कक्षा को भूकक्षा बोलते हैं। दिन और रात का छोटा और बड़ा होना, दिन रात का छोटा और बड़ा होना किससे होता है, इससे होता है परिक्रमण से। ऋतु परिवर्तन भी इससे होता है। अपसौर और उपसौर जो होता है वो भी परिक्रमण से होता है। वर्ष का बनना भी किससे होता है, परिक्रमण से होता है। तो 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मैं इसको जो लिखा हुआ है उसको मैं आप साफ कर देता हूं यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो दिशा द स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ा रहे हैं आपको अभी रीट का जो सामाजिक अध्ययन का पर्यावरण, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण के बारे में। ऐसे ही जो टॉपिक है, हिस्ट्री के हो चाहे ज्योग्राफी के हो, उनके हम 100 क्वेश्चन करवाने का हमारा विचार है। यदि आप अच्छा फीडबैक देते हैं तो हम इस चीज को करवा देंगे। दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन होना, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है, ये क्वेश्चन का अभी आंसर मिला था आपको, तो आंसर आप सीधा सा दे सकते हैं इसका। जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमण कितने समय में होता है, तो ये आ जाएगा 356.35 दिन में आ जाएगा आपका। ठीक है, ये उसी के आंसर आ रहे हैं। आप आपने जो समझा है उसी में से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ, एक चीज थोड़ा सा समझने वाली है यहाँ पर, जो आप समझ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने से पहले। हमने कोशिश की कि प्रत्येक के चित्र को अपन बहुत अच्छे समझाए ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप को रटने की चीजें जरूरत नहीं है, फिर आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। कई चीजें हैं
जिनको आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर किन किन चीजों का आंसर है, ये आप थोड़ा सा स्पष्ट समझ जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसका। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, एक तो घूर्णन गति है, ठीक है, और एक है परिक्रमण गति है, ठीक है। ये तो है आपका रोटेशन, ये आपका रिवोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ तो सूर्य की परिक्रमा होती है, तो इससे तो अवसोर और उपसोर और ऋतु परिवर्तन हो रहा है। इससे आपका दिन और रात हो रहा है। क्या हो रहा है? दिन और रात। उपसोर अवसोर आप देख रहे हैं कि जब पास में होता है तो 14.7 करोड़, दूर होता है तो 15.2 करोड़। ये 3 जनवरी को होता है, जो आज 3 जनवरी है, और ये 4 जुलाई को होता है। प्रदीप्त व्रत मतलब कि यहाँ दिन और रात का बनना, ठीक है। ऋतु परिवर्तन ये, और पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब है परिक्रमण के कारण क्या होता है, देखिए ध्यान से। परिक्रमण के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा, दिन रात, ऋतु परिवर्तन या सूर्य ग्रहण। तो इसमें सीधा सा आंसर आपका आ जाएगा, इसमें ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण पथ कैसा है, ये आपको बताया था मैंने, कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। बहुत ही सामान्य प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके रीट में आएंगे, ठीक है। पृथ्वी की धुरी कितने कोण पर झुकी हुई है? ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी के झुकाव के कारण कौन सी घटना घटित होती है? पृथ्वी के झुकाव के कारण बताइए। इसमें आएगा बी आंसर, ऋतु परिवर्तन। मैंने बताया था उसमें एक जो पैराग्राफ था उसको पढ़ा के, इसमें आएगा आपका ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण दिशा क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण दिशा क्या है, बताइए। इसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त लिख रखा है पृथ्वी। इसमें मैं देखो बता देता हूँ, इसमें मैंने कहीं समझा रखा है उसको। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दक्षिणावर्त और वामावर्त होता क्या है। ये रहा। यहाँ सिर्फ ये समझाया जा रहा है आपका कि वामावर्त तो क्या होता है और दक्षिणावर्त क्या होता है, ठीक है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है यानी घड़ी के विपरीत, तो वो तो होता है वामावर्त, और जो घड़ी की दिशा के समान होता है क्लॉकवाइज, वो होता है दक्षिणावर्त। वो होता है दक्षिणावर्त, ठीक है। अब अपन अपने वापस मूल प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, तो इसमें आंसर होगा आपका वामाव्रत। क्या हो जाएगा आपका? वामाव्रत, ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, यानी ऐसे, ये वाला वामाव्रत, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति किस क्षेत्र में सबसे तेज होती है? तो देखिए, जो पृथ्वी है उसकी जो घूर्णन गति है, वहां पर जहां सबसे ज्यादा चौड़ाई है यानी कि भूमध्य रेखा पर, वहां पर सबसे तेज होती है, और वो होती है लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। 1610, ठीक है। और ध्रुवों पर वो बिल्कुल कम हो जाती है, और भूमध्य रेखा पर वो सर्वाधिक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो है वो है वायुदाब वाला जो चैप्टर है।
उसका है कि वायुदाब मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपको पता है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में वायुदाब किस इकाई में मापा जाता है, तो इसमें आएगा हेक्टो पास्कल। डी आंसर हो जाएगा हेक्टो पास्कल। पास्कल एक विद्वान थे, ठीक है, जिन्होंने वायुदाब इकाई का वो किया था, तो यह है हेक्टो पास्कल। वायुदाब का मुख्य कारण क्या है, तो वो मुख्य कारण है कि ये आपकी पृथ्वी है और ये आपकी वायुमंडल परतें हैं। क्या है, ये चारों तरफ ही है, सौरमंडल, समताप मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये जो वायुमंडल, ये जो का भार है पृथ्वी पर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन वायु दाब। इसका मुख्य कारण है वायुमंडल का भार। और ये जो सबसे अधिक रहता है वो रहता है समुद्र तल पर। कहाँ रहता है, समुद्र तल पर। समुद्र तल पर मापा जाता है और समुद्र तल पर रहता है ये 1013.25 MB। ये भी आपको ध्यान में रखना है, समुद्र तल पे ये मापा जाता है। और ये एक स्तंभ के रूप में, यानी कि जो परतें हैं हमारे वायुमंडल की, उनका भार पृथ्वी पर कितना है, हमारे ऊपर भी पड़ता है। यदि ये भार कम हो जाए और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये जो वायु दाब है, ये वायु का जो दाब दबाव है वो कम होता चला जाता है। तो हम कई बार ऊंचाइयों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो हमारे नाक से खून बहने लगता है, यानी जो वायु का जो दबाव है वो कम हो जाता है। तो तापमान और वायु दाब दोनों ही जब अपन धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये कम होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उच्च वायुदाब क्षेत्र से हवा किस ओर चलती है, तो हमेशा जो उच्च वायुदाब से हवा निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, उससे निम्न वायुदाब की तरफ। यानी जहां पर हवा का घनत्व सबसे अधिक होगा और जहां पर निम्न घनत्व होगा, यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा, वहां से हवाएं इधर जाएगी, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में पृथ्वी पर वायुदाब अधिकतम कहाँ होता है, ठीक है, तो अभी आपको बताया था, जस्ट बताइए एक बार, कमेंट बॉक्स में बताइए, पृथ्वी पर वायुदाब अधिकतम कहां पर होता है, ये होता है समुद्र तल पर। कहाँ होता है, समुद्र तल पर। और जब वायुदाब कम होता है तो मौसम कैसा होता है, तो देखिए वायुदाब कम होगा तो मौसम कैसा होगा, कि यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, ये आपका सूर्य है, ये क्या है आपका, दिख रहा है आपको, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। यहाँ पे यदि तेज धूप पड़ेगी, ठीक है, तापमान यानी उच्च रहेगा, तापमान उच्च रहेगा, तो वायुदाब निम्न रहेगा। ये आप नोट कर लेना, ये आंसर पूछा जाएगा आपसे, वायुदाब निम्न रहेगा। यानी कि तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा संबंध होता है वायुदाब में। तो तापमान ऊंचा रहेगा तो वायुदाब नीचा रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। जहां पर तापमान उच्च रहेगा वायुदाब निम्न रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो ये यहाँ पर वायुदाब कम हो रहा है तो क्या रहेगा, एक तो गर्मी होगी और एक बरसात का सा मौसम रहेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां तापमान उच्च होगा वायुदाब वहां पर निम्न रहेगा। वायुदाब को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन सा है, तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले तापमान है, बिल्कुल। तापमान उच्च रहेगा तो वायुदाब निम्न रहेगा। ऊंचाई के साथ साथ जाएंगे तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। आर्द्रता भी इस पे डिपेंड करती है, आर्द्रता ज्यादा पाई जाएगी तो उच्च रहेगा, कम पाई जाएगी तो कम रहेगा। यानी सभी उपरोक्त सभी। वायु दबाव कितना होता है, वायुमंडलीय दबाव कितना होता है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको 113.25 हेक्टो पास्कल या मिली बार, ठीक है। यानी इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा,
इसमें ए आंसर हो जाएगा। निम्न वायुदाब क्षेत्र में हवा किस प्रकार घूमती है? निम्न वायुदाब में हवा किस प्रकार घूमती है? तो जहां पर निम्न वायुदाब रहता है वहां हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर कैसे उठेगी कि ये सूर्य है, इसकी आपकी तापमान आया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, हवा ऊपर चली गई गर्म होकर, ठंडी होकर, सॉरी गर्म होकर ऊपर चली गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, निम्न वायु दाब हो गया। ठीक है, यहाँ से तापमान आया, यहाँ हवा थी, तो हवा गर्म हुई और गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, निम्न वायु दाब हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, निम्न वायु दाब। तो हवा कहाँ चली गई, ऊपर की ओर उठ गई। समझ में आया आपके? सूर्य, तापमान, हवा गर्म होकर ऊपर चली गई, और यहाँ पर क्या हो गया, निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो गया। भूमध्य रेखा पर वायुदाब का क्षेत्र कैसा होता है? तो भूमध्य रेखा पर क्या रहेगा, सूर्य की कैसी किरणें पड़ती है, सीधी, और सीधी किरणें पड़ेगी तो क्या रहेगा, तापमान, तापमान उच्च रहेगा। और यदि तापमान उच्च रहता है तो वायुदाब कैसा रहेगा, निम्न। वायुदाब कैसा रहेगा, निम्न। तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा निम्न। ये बहुत ही सही है। और यहां पर एक मैप दे रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही काम आने वाली चीज है। देखिए ये आपका भूमध्य रेखी है, यहाँ निम्न वायुदाब पेटी है, ये तापजन्य है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर उच्च ताप मिलता है तो वहां पर निम्न वायुदाब मिलेगा। ध्रुवों पर भी ऐसा होता है, ध्रुवों पर ठंड रहती है तो वहां पर उच्च वायुदाब मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको वायुदाब वाले चैप्टर में अपन को डिटेल से बता देंगे आपको। ठीक है, हाँ अब क्या है यहाँ पर, एक मिनट। हाँ प्रश्न दिख रहे हैं आपको, चक्रवात का गठन किस प्रकार, क्या है इसमें प्रश्न में कि चक्रवात का गठन, अच्छा चक्रवात और प्रति चक्रवात। ठीक है, तो साथियों अब ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लगभग 1 घंटे क्लास होगी, इसमें कुछ टॉपिक अभी बाकी है। तो हम क्या नाम है, ये जो आपकी क्लास है इसको अपन 2-3 पार्ट में अपन इसको वो कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, और हो सकता है लाइव अगर चलता है तो लाइव चलाते हैं। इसमें हमने 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं, और अभी क्वेश्चन हुए हैं 5 टॉपिक हो गए, यानी कि 10, 30, 35, 38 में से 22 पेज हो गए, तो लगभग 40 और 44 से के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन और बाकी है अभी, मतलब 50 क्वेश्चन और बाकी है, लगभग 50-60 क्वेश्चन। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोबारा। लाइव चलता है तो ठीक है, और लाइव नहीं चला है तो अपन इसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करके आप डालेंगे, आप देखने, और इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो किसमें, और कैसे बेटर कर सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और जो रीड के और टॉपिक है, ठीक है, और टॉपिक का मतलब ये है कि जैसे अभी तो केवल और केवल अपन ने पृथ्वी और हमारा पर्यावरण किया है, फिर भूगोल का आएगा, फिर राजस्थान के भूगोल का जाएगा, इतिहास का जाएगा, तो अपन सभी जो टॉपिक है उसके 10-10 क्वेश्चन अपन हल करवाएंगे, साथ ही उसको समझाएंगे। 10 क्वेश्चन का मतलब केवल 10 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर 10 के साथ अपन 30 क्वेश्चन और समझा रहे हैं, मतलब वो, ठीक है, साथ में जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आप आसपास के क्वेश्चन और हल कर पा रहे हैं। तो साथियों ये जो सेशन था हमारा रीट का, सामाजिक अध्ययन का, ये कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको लाइक और शेयर कीजिए, यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो हम तैयार करेंगे बहुत अच्छे से, और उसमें और मेहनत करेंगे।
और आपके सुझाव आमंत्रित है। धन्यवाद। एक बार फिर से इस नए वर्ष की हमको आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।